नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष धम्मदीप इस कार्यक्रम में। आज हम पूरी टीम के साथ देहरादून स्थित सहस्त्रधारा रोड पर ड्रिक्यूंग कैगू इंस्टीट्यूट में आज हम उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ इस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर शांता कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आज हम उनके साथ जानेंगे कि बौद्ध धर्म की कौन सी शिक्षाएं बुद्ध ने हमें दी है और कौन सी शिक्षाओं पर आधारित इनका इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर सहस्त्रधारा रोड पर स्थित है वह हमें आज अपने प्रवचन के माध्यम से हमें बताएंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस धम्मदीप कार्यक्रम में। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सः। संगे चुदां चुगी सुनामला जंचु बर्दु धानी कैप्सूचे दागे जिंसो गेबे सुनाम के डोला पंचे संगे डोपर शो थबगे तुझे शगे रिक्सोटों जंगे मेथो दुदकी पुंजंपा सरगे लुम्पो ताबर जेपे को शगे गिलपो खिल्ला छाछालो। गुरुजी, चलिए आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस ड्रिक्यूंग कैगू इंस्टीट्यूट में जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अध्यापन कराते हैं, तो वो किस तरह की शिक्षाएं आप बच्चों को देते हैं, ये हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। मैडम जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हमारा जो संस्था है या इंस्टीट्यूट है ये आज का बना नहीं है। ये भारतीय प्राचीन जो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, तो वहाँ की जो भारतीय परंपरा है उसको संजोए रखा है। जैसे तिब्बत में ये आपका 8वीं शताब्दी से भी पहले इससे जा चुकी है, बट इसका जो उभर के आ रहा है, जैसे इसका नाम, जैसे हमारे ड्रिक्यूंग कैगू इंस्टीट्यूट में सोंगसेन लाइब्रेरी जो इसका नाम जो स्थापना हुआ है वो किसके नाम से? सोंगसेन गेम्पो, जो 7 या 8 सेंचुरी में वो तिब्बत के राजा करते थे। जैसे कि भारतवर्ष में तीसरे मतलब सम्राट अशोक पैदा हुए, तो उन्होंने जो भारत को जो है सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को उन्होंने प्रचार प्रसार किया। वैसे ही तिब्बत में 8वीं शताब्दी में उन्होंने ब्रिलियंट छात्रों को भारत में भेजा, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला में उन्होंने अध्यापन करने के लिए। तो उससे पहले जो है ना तिब्बत में स्क्रिप्ट यानी कि लिपि नहीं हुआ करता था, तो इस वहाँ पे जो है इस तरह बोली हुआ करता था। तो वहाँ पे संबोटा यानी कि संबोटा जो उसमें से एक श्रेष्ठ छात्र हुए, क्योंकि वो उस समय भारत में आने के लिए दुर्गम रास्ता हुआ करता था। वहाँ से भारत में अध्यापन करते थे। आजकल की तरह आपका वायुयान या हवाई जहाज नहीं हुआ करता था, या इतना डेवलप नहीं होता था उस समय। तो उस समय क्या है कि वो वहाँ से पैदल, जैसे सिल्क रोड हुआ करता था उस समय प्राचीन समय में, तो सिल्क रोड के द्वारा यहाँ कुछ छात्र तो जो है ना आधे रास्ते में मर जाते थे, उनका जीवन जो है ना पूरा ख़त्म हो जाता था। तो उसमें से जो है ना 10-15 छात्र ऐसे भेजे थे, ब्रिलियंट छात्र जो कि भारत में आके अध्ययन करके। तो संबोटा नामक एक छात्र जो आचार्य हुए, तो उन्होंने जो है बोटी भाषा का लिपि जो है ये भारतीय जो उससे वहाँ से निकाला, जैसे का, खा, गा, गहा, गा, तो ये भारतीय देवनागरी हो गया। तो वहाँ पे उन्होंने क्या है बोटी भाषा में उनको का, खा, गहा वाला छोड़कर का, खा, गा, गा 4 लिपियों का जो है वर्णमाला का वहाँ इजाद किया। तो यहाँ से उस समय उन्होंने व्याकरण वगैरह पूरा इजाद करके उसका निर्माण करके उन्होंने तिब्बत ले गया। तो वहाँ पे उसी समय से शुरू हो गया भारत के तिब्बत के धर्म राजा यानी कि सोंगसेन गेम्पो। तो उनके उसके बाद ही जो है ये लिपि का भी प्रारंभ हो गया। फिर धर्म दर्शन जितना भी भारत में जो एंशिएंट जो तथागत बुद्ध का जो 3 त्रिपिटक है, 3 पिटारा यानी कि 3 बास्केट, उसको पूरा अनुवाद करके आज तिब्बत में वो जीवंत
वजह है। तो वो 8वीं शताब्दी से लेके अभी तक जो है, जब चाइना ने उन्होंने अधिकार यानी कि उन पर अधिकार करने के बाद जो तिब्बत जो है ना वो पराधीन हो गया, तो उसके बाद जो है दलाई लामा वगैरह 1959 में भारत आए, तो उन्होंने जितना भी बौद्ध धर्म है फिर दोबारा पुनरुत्थान भारत में वापस आ गया। तो हम आज हिमालयन छात्र लोग, हिमालयन लोग जो है ना, ऐसा अवसर मिला जो इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला यहाँ पे पूरा भारतवर्ष में कई कोनों में, भारत ही नहीं विदेशों में भी। तो आज हम में इतने धर्म ग्रंथों का सौभाग्य मिला, ऐसे धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने। तो विशेषकर ये संस्था जो ड्रिगुंग काग्यू इंस्टीट्यूट, ये 1980 के आसपास में इसका स्थापना किया। तो यहाँ पे जो है ऐसे धीरे धीरे करके, तो यहाँ पे जो इसमें ड्रिगुंग काग्यू इंस्टीट्यूट है एक मूल, फिर यहाँ सोंगसेन लाइब्रेरी है, इसके शाखा ब्रांचेस, फिर काग्यू कॉलेज है। ये आज जो है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से एफिलेटेड है, संबद्धता है। तो वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है? भारत के जो प्राचीन है नालंदा, द विजडम ऑफ इंडिया, इंडियन एंशिएंट विजडम, उसी को पढ़ाया जाता है। जो उसमें क्या है, जैसे हम कहते हैं ना आचार्यों के, जैसे नागार्जुन के जो माध्यमिक हो गया, नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन, आचार्य शांतिदेव, आचार्य धर्मकीर्ति, आचार्य चंद्रकीर्ति, और बहुत सारे आचार्यों का जो संकलन है, उसी को जो है ना यहाँ पे आचार्य तक का जो है अध्ययन अध्यापन किया जाता है। उसके साथ साथ जो हमारे जो परंपरा है, जो महायान का जो यहाँ पे थोड़ा जो पूजा पाठ कर्मकांड वो भी होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 3 ईयर रिट्रीट का भी हमारा जो परंपरा है, रिट्रीट मतलब जब हम ध्यान करते हैं, तो वो तिब्बत में तो उस समय वहाँ पे 3 जगह उसका स्पॉट था जो ध्यान करते थे। 3 साल 3 महीना 3 दिन तक जो आप बिल्कुल अंदर, किसी से मिलना जुलना नहीं, ऐसा भी अध्ययन होता है। एक जब आप दर्शन पढ़ेंगे, दर्शन के बाद क्या है, आप आंतरिक को कैसे डेवलप करेंगे, तो वो पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ आपको जो आजकल मॉडर्न एजुकेशन, जैसे मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाया जाता है, साइंस और वो वाला मतलब 8वीं तक पढ़ाया जाता है। मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी जो भी है वो पढ़ाता है। उसके बाद जो है दर्शन आपका 9th क्लास से लेके आचार्य तक। तो उसके बाद इनको नाम दिया जाता है खेम्पो या गेशे। तो वो खेम्पो गेशे का उपाधि इसीलिए है, सब इक्वलेंट्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पे नेट देने के बाद हम लोग जो है PhD करते हैं, PhD इक्वलेंट टू खेम्पो या गेशे का उपाधि दिया जाता है। तो ये हमारा जो कल्चर है, तो इसमें ये कोई विशेष अलग नहीं है, अलग क्योंकि ये लिपि कल्चर के वजह से जो है ना बौद्ध धर्म का जो है, जैसे चाइना में गया, चाइना में लिफ्ट हो गया कल्चर से, और तिब्बत में गया, तिब्बती का अपना कल्चर से लिफ्ट हो गया, मगर उसके अंदर जो एसेंस है यानी कि सार सेम है। जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे कोई भी भाषा है, भारत में अनेकों भाषाएं हैं, जैसे मलयालम है ना, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, तो मगर यहाँ हम तो है भारतीय। तो इसी प्रकार जो है यहाँ से जो धर्म वहाँ चला गया, उसका एसेंस सेम है। तो तिब्बत ने जो महायान परंपरा को संजो के रखा है, तो ये जो उसी के परंपरा को भाषा, हाँ अभी यहाँ पे संस्कृत पढ़ाया जाता है, हाँ फिर हिंदी पढ़ाया जाता है, भोटी भाषा, जो भोटी भाषा होते हैं, वैसे भोटी भाषा का मतलब ये है कि कुछ लोग का, एक विद्वानों का कहने का कहते हैं कि अलग अलग उसका परिभाषा है। भोटी कुछ लोग कहते हैं बौद्ध, क्योंकि बुद्ध देश, अब बुद्ध के जो वचन हैं उनको उन्होंने समझाया होता है, शायद बौद्ध या बोटी ऐसा है, उसका जो है अपभ्रंश हो गया है, ऐसा भी कहते हैं। तो ये मुझे थोड़ा देखना है, उसके प्रति हमें रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो यानी कि बौद्ध धर्म का इसमें अध्ययन अध्यापन किया जाता है। आपका 1 साल में उसका परीक्षा भी होता है, और हाँ प्रमाण भी, यहाँ जो भिक्षु भिक्षुनियाँ लोग
है ना। तो प्रमाण यानी कि उसमें लॉजिक, जो उसका डिबेट भी करते हैं। तो आप अगर आप लोग इच्छुक हैं तो कभी कभी आप कॉलेज में, कयू कॉलेज में आके जो छात्र और छात्राएं वहाँ पे आके और वहाँ पे कैसे डिबेट करते हैं, किस विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लो सुबह उसमें क्लास में, कक्षा में क्या पढ़ाया जाता है, ग्रंथ, कोई भी विषय चुन, मतलब विषय होता है, जैसे पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष या उत्तर मध्यमा, फिर शास्त्री, फिर आचार्य। तो अलग अलग का जो विषय है, तो विषय में वो पढ़ाकर, तो उसके बाद जो है ना उसी को फिर रिपीट करता है कोई दूसरा और छात्र जो उत्तीर्ण करता है आचार्य के बाद, तो उसको रिवीजन के लिए उसको वहाँ पढ़ाया जाता है, रिवीजन। उसके बाद शाम को क्या होता है, डिबेट होता है उसी मतलब चैप्टर में जो पढ़ाया है आज का, शाम को फिर, क्योंकि उससे हमारे मस्तिष्क में वो फिट रहता है। तो इसीलिए कहते हैं डिबेट से। अगर हम पुस्तक सिर्फ ऐसा पढ़ाएं हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए क्या, डिबेट के माध्यम से उसको और परिष्कृत करते हैं कि क्या हम किस विषय में जानकारी लेना है, कैसे पढ़े। तो वो जो है उसी का परंपरा चली हुई है। ये परंपरा वहाँ से नहीं बना है, ये भारत की परंपरा है। जो भारत में हम जैसे आप लोगों को पता ही होगा शायद, नालंदा परंपरा, नालंदा में इतना विश्व गुरु कैसे बने हम भारत में। जो विश्व गुरु का मतलब ये है कि जो जितना भी सीमांत प्रदेश है, देश है, वो अध्ययन अध्यापन करने के लिए भारत आया करते थे। तो उस समय क्या है, जितने भी आचार्य लोग, अब देखो आप लिस्ट गिनाएंगे तो इतने आचार्य हैं कि जो ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं विश्व में जो है ना, चाहे वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक धर्म है ये, तो वो वैज्ञानिक धर्म को जो है ना आज हम उसका अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। तो हम सौभाग्य हैं कि ऐसे संस्था में अध्ययन अध्यापन करके, ना कि हम लोग सिर्फ जीवन यापन करने के लिए अध्ययन अध्यापन करना, यही हमारा मूल उद्देश्य होता है ज़्यादातर। बट एक्चुअली में हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, जीवन जीने की अच्छा कला। क्योंकि हमें ये नहीं कि रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित है, हम इंसान हैं। इंसान जो है ना बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल अलग कैसे हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना इंसान सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ भी है और बड़ा खतरनाक भी है। आज देखो आप, इंसान ने ग्लोबल वार्मिंग का देखो, वो अति से हद से ज़्यादा उन्होंने जो है ना स्वार्थ भावना से अपने इच्छा, उसका तृष्णा, उसका कभी भी संपूर्ण नहीं होता है। तो इसीलिए आप आए दिन देखिए, जो नेचुरल डिज़ास्टर होने का कारण कौन है, इंसान है। तो इंसान को जो है ना हमें सही कायदे से अगर मध्यम मार्ग चल के जितना है उसी पे संतुष्ट रह के अगर चले ना, तो आज ये जो विश्व है आज हाहाकार मच रहा है चारों तरफ से। कभी नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है, कभी कहीं अनचाहे मतलब अनसर्टनिटी में हमें जो है ना आज दिखाई देता है। आज चाहे पर्यावरण देखो, बुद्ध का जीवन देखो ना आप, कितना सिंपल है। वो जहाँ पैदा हुए जंगल में, है ना, पर्यावरण में, और उनका जो आधा जिंदगी उनका मतलब जंगलों में, और उसके बाद महापरिनिर्वाण का हुआ वो भी जंगल में, कुशीनगर में, ऐसे जंगल में, नेचर में। तो नेचर को संभालना हमारा कर्तव्य है। तो वैसे ही, और इस संस्था के संस्थापक आप लोग शायद जानते ही होंगे, भारतवर्ष के पूरा प्रचलित है, सोनम वांगचुक। उसके नाम से भी एक 3 इडियट मूवी बनी है। वो एक इंजीनियर था वहाँ पे। तो हमारे हॉलीनेस ने उनको इनिशिएटिव, उनको जो है वो फंड करके, जैसे आपने आइस स्तूपा देखा होगा, उसको शायद रोलेक्स अवार्ड वगैरह से बहुत नवाजा गया। तो उसके जो गुरुजी ने, हमारे हिज हॉलीनेस जिगुंग क्याबोन छसान रिम्पोछे जी ने लद्दाख में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक का स्थापना किया। उन्होंने ना इस्टाब्लिश करके क्या किया कि वो हमारे जो पर्यावरण को कैसे हमारे जीवित रखना है, क्योंकि हम पर्यावरण के बिना नहीं रह सकते, हम सांस के बिना नहीं रह सकते। ज़िंदगी कैसे जिएगी पर्यावरण के बिना? तो उस पर्यावरण को संजोने के लिए हमें क्या है, उसका प्रिजर्व करना, संरक्षित करना हमारा कर्तव्य बनता है, हर इंसान का, हर नागरिक का। तो उन्होंने क्या किया कि कहने का मतलब
हिज हॉलीनेस जिगुंग केवोन छंसा रिम्पोचे जी ने गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक का उन्होंने स्थापना किया। आज लद्दाख में, पूरे लद्दाख में उन्होंने ग्रीनरी बना रहे हैं। क्यों? वहाँ पे फ्रेजाइल क्लाइमेट है, तो वहाँ पे उसके साथ साथ फिर आइस स्तूपा बनाए। जैसे वहाँ पे पानी है, वहाँ पे ड्राई है ज़्यादातर, वहाँ पे ऐसा लगता है कि आप चांद में पहुँचे हुए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ग्रीनरी नहीं मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सर्दियों में पानी को इकट्ठा प्रिजर्व करके उसको आइस बना के स्तूपा का नाम दिया। तो वो स्तूपा जो है गर्मियों में मई जून जुलाई में उसे पिघल के वो जो है ना उसको इरिगेशन, उसको जैसे हरियाली बनाने के लिए और कल्चर, ये क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर के लिए वो वहाँ प्रिजर्व करके उनको जीवित रहने के लिए। तो इस तरह का वो एक धर्म गुरु है। उनके अंदर देखो एक समाज के प्रति इतने जागरूकता है। तो हमें हर नागरिक को जो है ना इस तरह की भावना अगर जागें तो हमारा जो सुखी ज़िंदगी जो है ना बहुत सरलता से जिएगी, ये हाहाकार से नहीं जिएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत ही सरलता से और बहुत विस्तृत जानकारी हमें अपने अध्ययन अध्यापन विधिया के बारे में बताई। तो चलिए अब हम आपसे जानना चाहेंगे बौद्ध धर्म के अगले प्रश्न के माध्यम से कि गुरुजी आजकल लामाइज्म यह शब्द बहुत ही प्रचलित है, तो इस शब्द का तात्पर्य क्या है और आप इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी दीजिए। मैडम जी, आपका प्रश्न बहुत ही क्या करें, सरल कहूँ या कठिन कहूँ समझ नहीं आता। तो मेरे हिसाब से, मेरे एज माई अंडरस्टैंडिंग, ये लामाइज्म जो है ना ये भाषा का खेल है। जैसे भाषा है बोली, जैसे हमारे हिमालयन बेल्ट की भाषा में इसको लामा का मतलब होता है गुरु, गुरु का मतलब होता है वजनदार। अब जैसे संस्कृत में कहते हैं गुरु, गुरु होता है वजन। किससे वजन है? वो शिक्षा से, है ना, ज्ञान से वजन है। तो इसीलिए ये वैसे इसका परिभाषा यही है संस्कृत में। तो लामा का मतलब संक्षेप में ये है कि लामाइज्म, तो गुरुइज्म हो जाएगा ये। तो गुरु ऐसा नहीं है, भारत से ही ये भारत का ही धरोहर है। हमारे एंशिएंट विजडम जो नालंदा तक्षशिला वो 2500 साल से पहले से भी है ना, तो वो भारत की परंपरा है। तो चलो भाषा से, जैसे हम लोग कहते हैं, कोई गुरु कहते हैं, कोई लामा कहते हैं, कोई अब देखो कोई इंग्लिश में टीचर कहते हैं, तो ये पर्यायवाची है इसका। तो लामाइज्म का थोड़ा सा उनके या तो शायद मिस्टेक हो सकता है लामाइज्म का कहने का तात्पर्य शायद। तो जैसे कि तिब्बत में लामा जो है गुरु को एक रिस्पेक्ट के नाम से उसका नामकरण है। तो ये जो भारत से वहाँ पे तिब्बत या हिमालयन में जो आया ये धर्म, तो ये भारत की धरोहर है। तो उन्होंने जो है ना ये लामा, जैसे आज हम कहते हैं लामाइज्म या महायान, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान, ये जो है ना भारत के जो उस समय तथागत बुद्ध ने उसको संसार में प्रवचन दे चुके हैं। तो उसके बाद जो क्या है बड़े विद्वानों ने उसका कमेंट्री बनते गया। आज उसके बाद फिर देखो हम भारतवर्ष में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, हाँ, ये वगैरह परंपरा चली आई। तो उसके बाद धीरे धीरे ये यहाँ से तिब्बत गया, चाइना गया, जापान गया। तो जापान में देखो, और फिर देखो आपका ड्रेस में भी अंतर आ गया जो कल्चर के हिसाब से, मगर उसका कोर जो है ना मीनिंग सेम है। जैसे वहाँ पे, यहाँ पे 4 आर्य सत्य हो गया, वहाँ पे देम्बाजी बोलते हैं तिब्बतन में, और यहाँ पे आर्य अष्टांग हो गया, वहाँ फागलाम्याला गेट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर शून्यवाद बोलते हैं वहाँ तोंपाईद बोलते हैं। तो इसमें देखो जैसे, और अगर आजकल तो इंग्लिश में प्रचलित है, इंग्लिश ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं। जैसे इंग्लिश में हो गया स्पून, यहाँ पे हो गया हम लोग बोलते हैं चम्मच, यहाँ बोटी भाषा में बोलते हैं थुरमा। तो मतलब मीनिंग सेम है, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है या कल्चर के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, क्षेत्र के वजह से वो वहाँ से अडॉप्ट हो गया। तो जैसे कि मान लो अब चाइना में चाइना के हिसाब से होता है, जापान में जापान के हिसाब से, तिब्बत में, इवन भारत में देखो इतना डाइवर्सिटी है। आप साउथ इंडिया में जाते हो, साउथ इंडिया का अपना खान पान रहन सहन अलग है, और यहाँ नॉर्थ इंडिया में आते हो तो यहाँ का रहन सहन और हिंदी भाषा है। तो ये भारत का जो है ना अभी
वैसे अब देखा जाए तो बहुत सुंदर है। जैसे हम लोग गार्डन में जाते हो, गार्डन में देखो तरह तरह के फूल है ना, तो फूल हम इसको एक फूल को नकार नहीं सकते, कितना उसको देख के कितना अच्छा लगता है हमारे को मन में भी, वाह कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ऐसा हम लोग एक सहज रूप से उद्गार निकलता है आह करते हुए। तो ये जो है ना एक बहुत खूबसूरत है। तो इसे लामाइज्म आप लोग मतलब आजकल थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उसको, अब भाषा को मतलब कैसे कहना चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से लामाइज्म तो नहीं कहना चाहिए, ये बुद्धिज़्म भी नहीं, इज़म आने के बाद जो है ना थोड़ा सा वो फिर एक बॉक्स में एक क्या होते हैं, बॉक्स में वो बन जाता है। वैसे बुद्धिज़्म जो है ना एक वे ऑफ लाइफ है ना, बुद्धिज़्म एक रिलीजन नहीं है, क्योंकि रिलीजन होता है एक वो उसको जो है ना एक दायरा होता है, इसमें ये नहीं है एक आप अपने अत्त दीपो भव या अपो दीपो भव, है ना, तो ये अपना दीपक स्वयं बनो, है ना। तो ये टिबेटन में कहा है द गोनीन्स, मतलब हम अपने अपने गुरु हैं, हम अपना अत्त दीपो, हम अपना स्वयं है अपना मार्ग। तो मेरे विचार से तो ये गंभीर जो दर्शन है, इसको मतलब निष्पक्ष भाव से या तो अनबायसली हमें जो है ना अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, और जो भी जितना भी धर्मों को है ना रिस्पेक्ट करना चाहिए, धर्मों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अपना जो एक होता है ना, जैसे हम एक वस्तु है, वस्तु को देखने से अलग अलग नज़रिया होता है, जैसे वस्तु तो एक है बट नज़रिया अलग है। अब जैसे मान लो, और दूसरे एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल किसी को अब डायबिटीज़ है ना, अगर मेरे को डायबिटीज़ नहीं है, मैं चीनी खाता हूँ, मीठा खाता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो खाता हूँ उसको भी अच्छा लगे, मैं ज़बरदस्ती बाय फोर्स उसको खाने के लगाऊँ, नहीं, ये उनको ये उसको सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है, तो मेरा सिस्टम एक्सेप्ट करता है। तो ये भी है। और दूसरा ये है कि जैसे मान लो हम नज़रिया अलग अलग है, तो क्या कहते हैं हम, एक कहते हैं ना एक कर्म, अब कर्म पर आते हैं। जैसे कर्म है, एक होता है इंडिविजुअल कर्म, एक होता है कलेक्टिव कर्म, है ना जी। तो इंडिविजुअल जैसे व्यक्तिगत कर्म और सामूहिक कर्म। जैसे मैं अपने घर में मैं पैदा हो गया, देखिए मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मेरे भाई बहन जैसे सोचते हो मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, नहीं, मेरा सोच विचार अलग है, उनका सोच विचार है, क्योंकि ये मेरा इंडिविजुअल कर्म है और सामूहिक कर्म और इंडिविजुअल कर्म में अंतर समझना चाहिए। तो संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लामाइज्म जो है ना कोई विशेष अलग नहीं है, उसका मतलब है गुरु है, गुरु का मतलब टीचर है, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग संस्था में पढ़कर आगे अध्ययन अध्यापन करने के बाद एक गुरु के उपाधि जैसा मिलता है, तो जितने भी हम लाल वस्त्र पहनने वाले जो महायानिज्म हैं, महायान में हैं, तो उनको जो है ना लामा के नाम से उसको नामकरण दिया गया है। तो इसका तात्पर्य है कि लामा का अर्थ मतलब गुरु, टीचर है। जांचो समझो रिम्बोचे माँ के पानम के ग्योचे के वायम्बा में बरयान गोने गोंदो बेलवर शो चासा वादा चोचे शबादा जेसो ये रांकोलचे सोवाई गेवा चुंजा दागे चे साबा थामचा जोबे जांचो चेरंगो जांचो समझो रिम्बोचे माके बनम के ग्योचे के वायम्बा में बरयान गोने गोंदो बेलवर शो जांचो समझो रिम्बोचे माके बनम के ग्योचे के वायम्बा में बरयान गोने गोंदो बेलवर शो। गुरुजी, आज आपने हमारे धम्मदीप के सारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, विस्तृत जानकारी दी, और हमारी जो कंसेप्ट है उसको आपने क्लियर किया। तो इसके लिए मैं धम्मदीप के दर्शकों की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। दर्शकों, धम्मदीप कार्यक्रम में बस आज इतना ही।
आपके मन में इस कार्यक्रम के संबंध में जो भी जिज्ञासा या सवाल होंगे तो आप आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब आप डॉक्टर नीलिमा चौहान को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो